हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। इतने दिनों के बाद मैं उपस्थित हूँ आज आपके सामने। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद अच्छा ही लग रहा होगा। जैसा कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे सीरियल वाइज, छोटे छोटे टॉपिकों के रूप में, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी सीरीज को जारी रखते हुए आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जो एक हिस्ट्री का पार्ट है, हमें उसको कंटिन्यू करेंगे। जहां हमें जो प्राचीन भारत के कुछ टॉपिक कर लिए, अब जो मध्य भारत है उसके जो छोटे छोटे टॉपिक है वो कर लेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहना और अपना जो प्यार है वो बनाए रखना। ठीक है, तो हम चलते हैं। पहले मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ कि जो हमने जो हिस्ट्री को वो 3 भागों में बांटा है। ठीक है, हिस्ट्री को जो 3 भागों में बांटा है। पहले यहाँ से जो प्राचीन भारत है, ठीक है, जहां प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं कि बुद्ध, महावीर, संगम काल, जो पल्लव है, पल्लव डायनेस्टी है, वगैरह वगैरह सब है ना। ठीक है, फिर जो मध्य भारत है, मध्य भारत, ये हम मानते हैं कि जो बाद में जो अरबों ने आक्रमण कर दिया था, हम मानते हैं कि मीर कासिम जो पहला अरब आक्रमण किया था 712 में राजा दाहिर के सामने। तो वहां से हम हिस्ट्री को, जो मिडिवल हिस्ट्री को, उसको मानते हैं 712 से लेकर 1707 तक, जहां तक हम औरंगजेब की मृत्यु तक इसको कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी जो 1707 से भी अगर हम आगे देखें तो 1757 तक जहां सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो है उसी लड़ाई में हरा दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे अगर हम इसको कंटिन्यू रखें मिडाइवल हिस्ट्री को, तो हमें 1764 तक, जहां बक्सर की युद्ध के बाद जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो खत्म हो जाती है और आगे आधुनिक भारत आ जाते हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री को हम पढ़ना चालू कर देते हैं। ठीक है, बक्सर की युद्ध के बाद। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री को हमें ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे तो हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए ताकि हमें जो नॉलेज है, हमारे नॉलेज को बढ़ा सके। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखें तो हिस्ट्री से गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं दोस्तों? गिने चुने आते हैं, 1 या 2 या 3 या 4 इतने से क्वेश्चन आते हैं, और हमें पढ़ना पड़ता है बहुत सारी चीजों को। तो वैसे तो इसको कम ही पढ़ना चाहिए। अगर इसको पढ़े तो हमें अपने दैनिक जीवन में भी इसमें ये बहुत सारी काम आती है, बहुत सारी चीजें सिखाती है। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम की दृष्टि से भी पढ़े तो हमारा अगर कम टाइम हो तो हमें ज्यादा फोकस आधुनिक भारत पर करना चाहिए। लेकिन आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मध्य भारत के बारे में। और ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, छोटी सी क्लास रहेगी। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये जरूर समझ में आएगी। ठीक है, तो चलते आगे। मिडाइवल हिस्ट्री है ना, और स्ट्रेटेजिक के पार्ट के अंतर्गत आता है। मैंने बताया था ये 1206 से लेकर 1857 की क्रांति तक इसको हम मान सकते हैं। लेकिन मैंने पीछे बताया कि 1757, इसके 100 साल बाद 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, तो यहां तक भी हम मिडिवल हिस्ट्री को रख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये सल्तनत काल आ गया 1206 से, सल्तनत काल आ गया, जहां पे जो राजा है वो अपने आप को सुल्तान की उपाधि देकर अपने आप को ये जारी रखते हैं। ठीक है, 1206 से लेकर जब बाबर आ जाता है 1526 तक, ये जो सल्तनत डायनेस्टी है वो रूल कर रही होती है। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का पहला गुलाम था, वो 1206 से लेकर 1210 तक वो शासन करता है, और उसी को जो सल्तनत काल है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं। ओके, ये देखिए, अब देखो हम इसके बारे में मोहम्मद गौरी लिखा है, तो हमें बहुत फास्ट तरीके से मैं इस पीडीएफ को पढ़ देता हूँ। ओके, मोहम्मद गौरी ना, इसका जो शासन है 1144 से लेकर 1206 तक है। ठीक है, मोहम्मद गौरी मध्य अफगानिस्तान की पहाड़ी में स्थित गौर क्षेत्र में स्थित गौरीन वंश का एक शासक था। ठीक है, और फिर ये जो इंग्लिश में लिखा है, फिर मोहम्मद गौरी ने कितने इसमें लिखा है कि ये जो त्राइन का ये पहला युद्ध 1191 में। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो मोहम्मद गौरी ने ना 3 युद्ध लड़े थे। एक तो 1191 का, है ना, 1192 और 1194 में। ये जो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, जो हम फिल्मों में, सीरियलों में, धारावाहिक जो चीजों में हम देखते, पृथ्वीराज चौहान, वही पृथ्वीराज चौहान है। इसमें जो पहला युद्ध होता है त्राइन अपने हरियाणा में। ठीक है, और ये जो पृथ्वीराज चौहान है इसकी जीत हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा लड़ने आता है, दोबारा प्रयास करता है, तो बाद में मोहम्मद गौरी को जीत हासिल होती है।
तत्पश्चात पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। ठीक है, और हमें जो कहानियों के रूप में भी पढ़ते हैं कि ये जो चंद्रप्रदाय ये इसका जो कवि है वो उसको बढ़ा चढ़ा कर भी बताता है। आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा, सबने देखा है, इतिहास है ना। फिर 1194 में ये मोहम्मद गोरी तीसरा युद्ध लड़ता है, चंदावर का युद्ध। ठीक है, जिसमें मेदिनी राय को हराता है। इसमें वही लिखा है। ठीक है, 1191 में मोहम्मद ने पृथ्वीराज प्रभुत्व के हिस्से में बठिंडा पर हमला किया और कब्जा कर लिया। युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। ओके, और जो राजपूत सेना वो युद्ध में जीत हासिल कर लेती है। ठीक है, फिर 1192 में युद्ध होता है, दोबारा से युद्ध होता है, और दोबारा से युद्ध होता है तो मोहम्मद गोरी की जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। फिर चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध 1194 में होता है। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के जयचंद के खिलाफ ये जो युद्ध है वो लड़ा था, और जयचंद को जो मेदिनी राय नहीं था, जयचंद था, चंदावर जयचंद है ना। ठीक है, मेदिनी राय तो उसमें था जो बाबर हराता है मेदिनी राय को। ठीक है, तो ये सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, जो ये था जयचंद को ये चंदावर के युद्ध में रहता है। ठीक है, आगे सफल अभियानों के बाद मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, और मोहम्मद गोरी की जैसी मृत्यु हो जाती है तो अपने जो रूल कर रहा होता है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को यहीं पे छोड़ के चला जाता है, दिल्ली छोड़ जाता है इसको, और दिल्ली छोड़ के जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की शासन करता है। फिर हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो कंटिन्यू करते हैं तो इल्तुतमिश आता है, रुकनुद्दीन फिरोज आता है, आराम शाह आता है, इसकी जो बेटी है इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान आती है। ठीक है, बलबन आता है, वो सब शासन कर रहे होते हैं। ओके, गोरी के एक सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के खिलाफ एक साहसी सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। 1202-1205 के बीच उसने ओदंतपुरी पर हमला किया और बुद्ध मठ को लूटा। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। किसने? बख्तियार काकी खिलजी ने। मोहम्मद गोरी की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना थी, जिसने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। ठीक है, तुर्क बहुत जाहिर कौम हुआ करती है। आगे हम देखते तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, दिख तो रहा होगा ना। इसमें लिखा है कि 1206 में सिंधु नदी के तट पर खोखरो द्वारा मोहम्मद गोरी की शाम के प्रांतियों द्वारा हत्या कर दी गई। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलामों में से एक था, अपने भारतीय प्रांतों का स्वामी बन गया और 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ये दिल्ली सल्तनत आ गया ना, जो मोहम्मद गोरी जो उसकी मृत्यु हो जाती है खोखरो के द्वारा, फिर ये दिल्ली सल्तनत आ जाता है, जहां दिल्ली सल्तनत में लोगों को जो उपाधि है वो सुल्तान के रूप में दी जाती है। फिर बाबर आता है, बाबर अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। ठीक है, मैं जो फास्ट पढ़ा रहा हूँ आपको समझ तो आ रहा होगा। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए कई दावेदार थे, जिनमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। सिंहासन पर चढ़ा और गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी, क्योंकि वो खुद गुलाम था तो उसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। भारत में मुस्लिम आक्रमणों के परिणाम स्वरूप अंततः दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जो 1206 से 1526 ईस्वी तक अस्तित्व में थी। 5 अलग अलग राजवंश, खिलजी वंश, दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, जो पहले था गुलाम वंश है ना, गुलाम वंश। फिर जो है खिलजी वंश का शासन था, जो 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, जो इब्राहिम लोधी को हरा दिया जाता है। कौन? बाबर। ठीक है, ये जो डायनेस्टी ये 1 2 3 4 ये 5 ही तो रूल कर रही होती है। आगे कंटिन्यू करते हैं। इस पे भी लिखा है ना, इस पे जो लिखा है, गुलाम वंश 1200 से 1290 तक और खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, लोधी वंश इस पे लिखा है ना। पहले 3 राजवंश तुर्की जाति के थे, ये जो तुर्की जाति के थे, और जो ये लोधी वंश था ना, ये लोधी वंश ये अफगान है, पहला अफगान है। ठीक है, फिर हम अगर आगे भी देखते हैं मुगल काल में, तो मुगल काल में जो अफगान शासन रूल कर रहा होता है 1540 से लेकर 45 तक, शेरशाह सूरी के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, वो भी एक अफगानी था, लोधी अफगान थे। अधिकांश सुल्तान फर्तवंश के थे। लोधी वंश के सुल्तान की संख्या सबसे कम है,
तुगलकों ने लंबे समय तक शासन किया, है ना। तो देख लो लगभग 90 से लेकर 95 सालों तक इन लोगों ने शासन किया था। तुगलकों ने विशाल क्षेत्र पर शासन किया और शहीदों ने सबसे कम क्षेत्र पर शासन किया। ठीक है। सेद वंश की स्थापना की थी खिज्जर खान ने। ठीक है। और उसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रेत आला की उपाधि धारण की थी, क्योंकि जो खिज्जर खान है जो सेद वंश से आमतौर पर इसकी जो स्थापना है उसका हाथ तैमूर का था। ठीक है। तैमूर ने ही उसको गद्दी पर बिठाया था और उसके द्वारा उस शासन को नियंत्रित कर पा रहे थे। ठीक है। अब गुलाम वंश में जो जो शासक है उसको हम देख लेते हैं। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। उसने अपनी जो राजधानी है उसको लाहौर बनाया था। ठीक है। आराम सा का जो कोई इतना जो है नहीं, इसने केवल 8 महीने तक शासन किया था। इल्तुतमिश का जरूर है, इसने चांदी व मतलब जित्तल व तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है। और इसने लाहौर से राजधानी अपने यहाँ पे दिल्ली ले आया था वो। ठीक है। इसने बहुत सारी चीजें की थी। इल्तुतमिश के बारे में आप भी देखना पड़ना। रुकनुद्दीन फिरोज इसका कोई नहीं, ये इसी का बेटा था। रुकनुद्दीन अयोग्य शासक था। ठीक है। रजिया सुल्तान, इसके बारे में जरूर पढ़ना। ठीक है। रजिया सुल्तान ये पहली मुस्लिम शासिका थी जो इस डायनेस्टी पे रूल कर रही थी। बहराम, फिर अलाउद्दीन मसूद, इसके बारे में कुछ नहीं है। बलबन के बारे में आप देखना। और केकाबाद के बाद में ये जो गुलाम वंश है उसकी ये खत्म हो जाता है। ये पहली राजधानी इसने लाहौर, बदायूं, फिर दिल्ली किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इतना खास नहीं लगता मेरे को तो ये, फिर भी ये मजे के लिए तो पढ़ती ही है कि नहीं भाई? मजे के लिए तो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है। तो पढ़ना भी चाहिए। ओके, है कि नहीं? अब आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1200 से लेकर 1210 तक। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये अरबी भाषा में गुलाम का अर्थ मामलुक, इसलिए इसे मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित राजवंश को गुलाम वंश या मामलुक वंश भी कहा जाता है। उन्होंने भारत में इस्लाम की जीत के उपलक्ष्य में दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। उसने अजमेर में अपने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसकी जगह पहले संस्कृत जो है विद्यालय हुआ करती थी, उसको नष्ट करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था, है ना। उन्होंने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित किया। कुतुबुद्दीन निर्माण शुरू किया 1210 में। लगभग 60 वर्ष की आयु में पोलो में जो पोलो होता है ना, जो घोड़े पे बैठ के वो खेल खेला जाता है, उसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। उनका मकबरा लाहौर में, और इसने राजधानी भी लाहौर में बनाई थी। ठीक है। इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के बारे में भी देखते हैं। इल्तुतमिश के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ ही था। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक। इनका नाम शमसुद्दीन इलियास था, मूल नाम। वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। ठीक है। उसकी मंगोल नीति भारत का चंगेज खान के आक्रमण से बचा लिया। उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। उसने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब जो थोड़ी उसका निर्माण हुआ था, उसने इसका पूरा निर्माण करवाया था इसने। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की सिक्का प्रणाली शुरू की, जहाँ चांदी का सिक्का जित्तल और बिरज सिक्का, जित्तल तांबे का सिक्का और टका चांदी का सिक्का, एक जित्तल तांबे का सिक्का। ठीक है। आगे चलते हैं। रजिया सुल्तान ने इसी की बेटी थी, किसकी? इल्तुतमिश की। इसने 1236 से लेकर 1200, एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो रजिया सुल्तान है उसका जो शासन काल है वो पूछ लिया गया था 1236 से लेकर 1240, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये भारतीय इतिहास में पहली मुस्लिम महिला शासक, उसने अल-दुनिया भट्ट, इसके बारे में क्वेश्चन 100% आता है रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है। और आप गौर कीजिएगा इस पे 1236, उस टाइम पर ये जो शासिका जो एक महिला शासन रूल संभाल रही थी। ठीक है। गयासुद्दीन बलबन, ये इसका गयासुद्दीन, और बीच में जो शासक है उसके बारे में ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें पीपीटी में सीधा बलबन के बारे में लिखा है। ठीक है। गुलाम वंश में बलबन सबसे महान था। उसने चहलगामी को समाप्त कर दिया। चहलगामी होता है 40 जो लोग हैं उसमें काम करते हैं। ठीक है। जो इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई थी, और कालांतर में जो बलबन है इसको समाप्त कर देता है। वो इसलिए समाप्त कर देता है कि इन लोगों का ज्यादा प्रभुत्व होता है इसमें, तो इनका प्रभुत्व मिटाने के लिए बलबन जो चहलगामी है उसको समाप्त कर देता है। उसने दीवान ए अर्ज नामक रक्षा विभाग की स्थापना की, और उसने जो इनको नष्ट करने के बाद इसके खिलाफ न हो जाए इसलिए इसने सैनिकों की एक टुकड़ी स्थापित की,
जिसे हम दीवान ए अर्ज नाम से जानते हैं। केकाबाद गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था और यहीं पे जो गुलाम वंश है इतना ही पढ़ने को होता है और इतना ही पढ़ा भी इतना ही जाता है, ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अभी जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश के बारे में हम मोटा मोटी देख लेते हैं, है नहीं? ओके, खिलजी वंश का जो शासन था 1290 से लेकर 1320 तक। इसमें जो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी है इसमें, ठीक है। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और इसका जो आपने वो फिल्म देखी ना, वो अलाउद्दीन खिलजी वाली, वो जिसमें वो रणवीर वो होता है, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। और फिर ये तुगलक डायनेस्टी, तुगलक में ये तुगलक शाह, मोहम्मद बिन बेटी मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अबू बकर, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये सब। इसके बाद फिरोज तुगलक, जिसने जो है नहरों का निर्माण कराया था फिरोज तुगलक ने, ठीक है, और इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगा दिया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या कहते हैं कि ये मतलब तुगलक वंश में सबसे जो है मतलब समझदार आदमी था, मतलब सबसे जो योग्य शासक था, लेकिन फिर भी इसकी जो नीतियां थी वो उसका लक खराब था, इसलिए ये मतलब इसने जो भी नीतियां लागू की वो सारी असफल हो गई थी, ठीक है। और इसके बारे में इतना ही। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी ये मतलब इसी के काल में सबसे ज्यादा मंगोल वंश ने आक्रमण किया था, और घोड़े दागने की प्रथा है, सैनिकों की हुलिया रखने की जो प्रथा है, मापतोल की विधि की जो चीजें है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने जारी की थी, ठीक है। आप भी देखना, इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर ये सैयद वंश के बारे में कुछ नहीं, इतना सा जो है इस खिजर का सैयद वंश की स्थापना करता है, और फिर इसके ये जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बेलो, हाँ, इसमें जो लोधी वंश है, पहला अफगान वंश है, बेलो लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी ने जो गुलमुखी है, सिकंदर लोधी ने गुलमुखी की रचना फारसी में की थी, ठीक है। और आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोधी ने की थी। फिर इब्राहिम लोधी के बारे में इतना है कि ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है बाबर के सामने यही लड़ता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो बाबर को जो न्योता है इसी के चाचा आलम खान ने दिया था, ठीक है। और वो आता है पानीपत के युद्ध में और बाबर लड़ता है, लड़ने के बाद इब्राहिम लोधी को हरा दिया जाता है, और कालांतर में सल्तनत काल है, जो दिल्ली सल्तनत काल है, उसका अंत हो जाता है, और फिर मुगल डायनेस्टी आ जाती है, और सुल्तान की उपाधि वो बंद कर दी जाती है, और बाबर अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है, ठीक है। जहां 1526 से लेकर वो 1530 तक रूल कर रहा होता है, ओके। आगे देखते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही दोस्तों। ये जो मुगल एम्पायर है 1526 से लेकर 1800 तक, ये हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये क्लास, छोटी सी क्लास है, आपको पसंद आई होगी और आपको काफी मजा भी आया होगा, ओके। और मैंने तुरंत चुटकियों में इसको पढ़ाने की कोशिश की। तो दोस्तों, आपका प्यार, आपका जो ये आशीर्वाद है, यही बनाए रखना। मैं आपके पास, मैं है जो भी है, मैं आपके पास टाइम टू टाइम आता रहूंगा, ठीक है। और आप ये जो है क्यूरी आपकी जो भी है दोस्तों, वो मेरे को बताएगा, मैं जरूर आपकी जो है वो जो समस्या का हल, वैसे तो मेरी बहुत सारी समस्या होती है, सबकी समस्या होती है अपनी, लेकिन मैं जरूर आपकी क्यूरी सोल्व करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज इतने ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार।